अस्सलाम वालेकुम। तो बैंक रिकन्सिलिएशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स लेता हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझाता हूँ। एज्यूम कर लें कि साल के शुरू में मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो 5 लाख रुपए है 1 जनवरी 2023 वाले दिन का। यानी कि मैं जब अपना बैंक का टी अकाउंट बना रहा हूँगा तो डेबिट साइड पे लिखूँगा 1 जनवरी 2023 ब्रॉड डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख रुपए। बैंक स्टेटमेंट पर वो बैलेंस एज अ क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होगा। यानी कि बैंक स्टेटमेंट पर जो डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का कॉलम होगा उसमें 1 जनवरी वाले दिन लिखा हुआ रहा होगा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए क्रेडिट। अब लेट से मैंने किसी को कोई पेमेंट करनी है, मैंने किसी को कोई चेक दिया, मैंने अपनी चेक बुक से एक चेक का लीफलेट निकाला और उस पर लिखा 3 लाख रुपए और मिस्टर ए लिखा, मिस्टर बी लिखा, या मैंने किसी को पेमेंट करी और मैंने एक चेक बनाकर और एक बंदे को दे दिया। जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरा कोई क्रेडिटर या सप्लायर था और उसको मैंने पेमेंट करी और मैंने चेक उसको दिया, तो मैंने डबल एंट्री पास करी होगी मिस्टर ए डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट और लेट से 2 लाख रुपए की अमाउंट है। ठीक है जी। मैंने अपने टी अकाउंट में क्या किया होगा, मैंने अपने टी अकाउंट में जो कि ब्रॉड डाउन आ रहा था 5 लाख का डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर अब मेंशन कर दिया होगा 2 लाख रुपए और लिख दिया होगा मिस्टर ए। और मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए माइनस होकर अब मेरा बैलेंस बच जाना चाहिए 3 लाख रुपए। अच्छा, लेट से ये जो मैंने डबल एंट्री पास करी, ये जो मैंने चेक अपने सप्लायर को दिया वो मैंने 1 जनवरी को दिया। 1 जनवरी वाले दिन मैंने सप्लायर को चेक दे दिया। तो मैंने अपने अकाउंट्स में, मैंने अपने टी अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर ली और मेरे हिसाब से मैंने ये देख लिया कि भाई 5 लाख रुपए थे, उसमें से 2 लाख का इसको चेक दे दिया, तो अब बैलेंस बच जाना चाहिए 3 लाख रुपए। अब जब मैं किसी को चेक देता हूं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वो बंदा ये चेक उसी दिन लेकर जाए और उसी दिन मेरे बैंक से पैसे निकाल ले। यानी कि लेट से इस बंदे ने चेक रखा जेब में और ये कुछ टाइम के लिए चला गया घूमने फिरने, 20 दिन 25 दिन बाद यह आया और 25 जनवरी वाले दिन ये बैंक गया और बैंक अपने बैंक अकाउंट में मेरा चेक जमा करवाया। यानी कि अपने बैंक वाले को बोला कि ये चेक है, ये मुझे इस बंदे ने दिया है, इसके अकाउंट से 2 लाख रुपए निकालो और मेरे अकाउंट में ऐड करो। अब ज़रा गौर से बात सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन मैं चेक किसी को देता हूँ और मेरे हिसाब से मैं अपने अकाउंट्स में अगर 5 लाख के बैलेंस को 2 लाख कम कर 3 लाख कर देता हूँ, उसी दिन मेरे बैंक का बैलेंस कम नहीं होता, बल्कि जिस दिन मेरे बैंक का बैलेंस कम हो उसमें कुछ टाइम पीरियड गुजर सकता है। हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से हमने 1 जनवरी को डबल एंट्री पास कर ली थी, 1 जनवरी को हमने किसी को चेक दे दिया, लेकिन उसने बैंक से पैसे 1 जनवरी को नहीं निकाले। मिसाल के तौर पर उसने 25 जनवरी को पैसे निकाले। अब जब उसने 25 जनवरी को पैसे निकाले तो उसने 25 जनवरी को चेक दिया, मेरे अकाउंट से 25 जनवरी को पैसे माइनस हुए, तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट होगा जिसमें पहले 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, अब जब वो पैसे निकले होंगे मेरे अकाउंट से तो 25 जनवरी वाले दिन मिस्टर ए के नाम से 2 लाख रुपए डेबिट के कॉलम में नज़र आ रहे होंगे और मेरा बैलेंस जो है ना वो 3 लाख हुआ होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट मुझे आप लोगों को समझाना था वो ये था कि जिस दिन मैं किसी को चेक देता हूँ उसी दिन वो पैसे मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएं, ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर हम एज्यूम करते हैं कि यही एक ट्रांजैक्शन थी जो पूरे जनवरी के महीने में हुई, तो जनवरी के आखिरी दिन अगर मैं अपना टी अकाउंट दिखाऊं तो टी अकाउंट का मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो 3 लाख आ रहा होगा, जो अगले फरवरी का ब्रॉड डाउन आ रहा होगा वो 3 लाख ही आ रहा होगा। और अगर मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देखूं तो उसका भी क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख रुपए ही क्रेडिट आ रहा होगा। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एक एंट्री जो मैंने 1 जनवरी को रिकॉर्ड करी थी बैंक स्टेटमेंट में वो 25 जनवरी को नज़र आ रही होगी। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट से मैंने अपने सप्लायर को 28 जनवरी वाले दिन चेक दिया। आप समझ रहे हैं बात को, मैंने अपने सप्लायर को 28 जनवरी वाले दिन चेक दिया। अब मैं अपना टी अकाउंट अगर देखता हूं तो 1 जनवरी वाले दिन ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 5 लाख रुपए और 28 जनवरी वाले दिन मैंने मिस्टर ए डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा और अपने पास बैंक में एंट्री शो करी हुई होगी 28 जनवरी मिस्टर ए और क्रेडिट साइड पर 2 लाख रुपए लिखे होंगे और मेरा जो अकाउंट बना होगा, जो टी अकाउंट बना होगा,
उसका जनवरी का क्लोजिंग 3 लाख आ रहा होगा। बैंक की तरफ बढ़ते हैं। लेट से उस बंदे ने मुझसे 28 जनवरी को चेक लिया, 4-5 दिन 6 दिन वो बैंक ही नहीं गया, वो फरवरी के महीने में बैंक गया, फैब में वो बैंक गया, फैब की 5 तारीख 7 तारीख 6 तारीख को वो बैंक गया। हर महीने के आखिर में अगर मेरी प्रेमिसेस पर, अगर मेरे बिजनेस ऑफिस पर बैंक स्टेटमेंट आता है तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस बैंक के हिसाब से अभी भी 5 लाख होगा, इसलिए क्योंकि 1 जनवरी वाले दिन 5 लाख रुपए क्रेडिट पर थे। बैंक के हिसाब से जनवरी में कोई आया ही नहीं, किसी ने पैसे ही नहीं निकाले, तो बैंक के हिसाब से जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपए ही होगा, क्योंकि उस बंदे ने तो जनवरी में पैसे ही नहीं निकाले, वो तो गया ही फरवरी के महीने में है। तो अब ज़रा यहाँ पर एक बात तवज्जो से सुनिएगा कि अगर मैं जनवरी के आखिरी दिन अपना हिसाब किताब देखूंगा और उसको बैंक से कंपेयर करूंगा तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जनवरी के आखिरी दिन मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 3 लाख रुपए है, जबकि जब बैंक स्टेटमेंट को देखा जाएगा तो बैंक वाला ये कह रहा होगा कि आपका बैलेंस 5 लाख रुपए है। इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या ये डिफरेंस ये शो करता है कि मैं गलत अकाउंटिंग कर रहा हूँ? क्या ये डिफरेंस ये शो करता है कि बैंक गलत अकाउंटिंग कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों सही अकाउंटिंग कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस का है। मैंने जिस दिन चेक इशू करा, मैंने जिस दिन चेक दिया, उस दिन मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए मेरा बैलेंस कम हो गया। बैंक भी उसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जब वो बंदा फरवरी के महीने में जाएगा तब, और फरवरी के बैंक स्टेटमेंट में वो बात रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो क्लोजिंग डेट जनवरी का आखिरी दिन होगा, उस दिन के लिए हम कहेंगे कि ये एक अनप्रेजेंटेड चेक है, और उसकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर आवर ओन रिकॉर्ड्स 3 लाख रुपए, एड अनप्रेजेंटेड चेक 2 लाख रुपए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5 लाख रुपए। यानी कि मेरा जो 3 लाख का बैलेंस आ रहा था, अगर उसमें वो 2 लाख रुपए ऐड कर दिए जाएं जो अभी बैंक ने माइनस नहीं करे, तो हम बैंक वाले बैलेंस या 5 लाख पर पहुंच जाएंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का दूसरा तरीका यह है कि हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करें। हम लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5 लाख रुपए, लेस अनप्रेजेंटेड चेक 2 लाख रुपए, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर माई रिकॉर्ड्स 3 लाख रुपए। यानी कि हम ये शो करते हैं कि जनाब बैंक का जो बैलेंस है उसमें से अगर ये 2 लाख रुपए भी माइनस हो जाते तो हम 3 लाख पर ही आ जाते। तो कहने का मकसद ये था कि अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो मैंने इशू कर दिए हैं, मैंने माइनस कर दिए हैं, मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, अलबत्ता वो बंदा बैंक ही नहीं गया और इसीलिए बैंक में वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से मेरे और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। बहरहाल अगले महीने ये डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा जैसे ही वो बंदा बैंक से पैसे निकाल लेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे।